बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 मई पाकिस्तान की तारीख़ में योम तकबीर के नाम से जाना जाता है। इस दिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपने दिफा को आने वाले तमाम ख़तरात से मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया और अपने मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और दिफा को अटूट कर दिया और हर मुमकिन ख़तरे से इसको मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया। 2020 यानी 22 साल पहले ये जो न्यूक्लियर धमाके किए, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे पाकिस्तान इस रास्ते पर आया, इसकी कुछ मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। 1998 में पाकिस्तान ने जब ये धमाके किए तो इस्लामी दुनिया का पहला और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का 7वां नंबर था। ये प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ? 1955 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वजूद में आया और इसने सिविल कामों के लिए जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए काम करना शुरू किया। और उसके बाद 65 में रावलपिंडी में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया और उसका काम भी बिल्कुल पीसफुल था। उसके बाद 22 फरवरी 1974 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही इजलास बुलाया लाहौर में, जिसमें मुस्लिम दुनिया के तमाम छोटे बड़े सरबराह शामिल थे, जिसमें सऊदी के किंग फैसल और लीबिया के मुअम्मर कद्दाफ़ी, ईरान के शाह ऑफ ईरान रज़ा शाह पहलवी और सब दुनिया के बड़े बड़े। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि उस वक्त 3 पावर ब्लॉक्स थे, यानी कैपिटलिस्ट लेड बाय अमेरिका और कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसमें रशिया या यूएसएसआर था, और तीसरा था नॉन अलाइन मूवमेंट जिसकी सरबराही ज़्यादातर इंडिया कर रहा था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये एम्बिशन उनका था कि वो किसी ब्लॉक को लीड करें। वो किस ब्लॉक की सरबराही कर सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि उस वक्त चूँकि मिडल ईस्ट में ऑयल बूम आया हुआ था और पाकिस्तान की बहुत सारी लेबर्स और इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यही टाइम जो है वो फिट है, और उन्होंने अपना जो है वो कार्ड फेंका और वो काफ़ी तो ज़्यादा काम कर गया। उन्होंने इस्लामिक बॉम्ब का भी इंटेंशन शो की, जिस पे उन्हें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उसके बाद जब 18 मई 1974 को इंडिया ने अपने एटमी धमाके किए, पोखरान 1 जिसको कहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये पीसफुल पर्पस के लिए है और उसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। यानी उस एटमी हथियार कैसे पीसफुल पर्पस के लिए हो सकता है, और उसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दे दिया क्योंकि बुद्धा एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर है ह्यूमैनिटी के हिसाब से। और इंदिरा गांधी का बयान आया कि ये हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे, जिसको हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़। तो उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर पैक्ट वगैरह ऑफ़र किए और जो है वो न्यूक्लियर फ्री जोन्स ऑफ़र किए, लेकिन जो है ना वो कोई साइन नहीं हो सका। उसके बाद पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था वो तकरीबन शुरू हो चुका था। मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट काम करना शुरू हो गए थे, जिसमें सब पहले अब्दुल सलाम आए, उसके बाद जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस पे काम करना शुरू कर दिया। और बीच में अफ़गान जहाज़, शुरू में तो प्रेशर आया मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की तरफ से, अमेरिका वगैरह की तरफ से, लेकिन बाद में जब अफ़गान जहाज़ शुरू हो गया और ज़िया-उल-हक ने पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर के ख़िलाफ़ यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इस पर आंखें बंद कर दी। तो उसके बाद जब यूएसएसआर टूट गया, अफ़गानिस्तान से निकल गया, तो फिर हमारे ऊपर ग्लेन अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट और हमें सीटीबीटी ये साइन करने का भी कहा गया और बहुत सारी सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाई गई। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था वो चलता रहा। उसके बाद 13 मई 1998 में इंडिया ने दोबारा पोखरान 2 किया, और जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और पाकिस्तान को अब हर हाल में ये एक्सप्लोजन करना था और टेस्ट ये करने थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, इंटरनेशनल प्रेशर था। अमेरिका की तरफ से बिल क्लिंटन ने ऑफ़र की कि हम आपको कुछ ऐड वगैरह दे देते हैं, मतलब 4-5 बिलियन जितने भी बिलियन डॉलर्स।
तो आप ये इसको नहीं करें। लेकिन पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी और उसके दिफा को मजबूत बनाने के लिए इस धमाके का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके लिए आर्मी की टॉप ब्रास का भी प्रेशर आया। जहांगीर करामत उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो आखिरकार 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर ये धमाके कर दिए। रास्को हिल्स जिसको हम कहते हैं, 28 मई को 5 धमाके किए हमने वहाँ पर। और सेकंड धमाके जो थे वो खारा डेजर्ट में किया 30 मई को। एक धमाका हमने किया था, यानी इंडिया ने 5 धमाके किए, हमने 6 करके उसके बैलेंस ऑफ पावर को स्टेबलाइज करके रख दिया। तो उसके बाद की सीन ये आता है कि पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद प्रेशर आया 2005 में प्रेसिडेंट बुश की तरफ से और प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ऊपर। और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, लीबिया और ऐसे ममालिक को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो बेची है या उनके साथ शेयर की है, और इन एक्सचेंज हमने कोरियन मिसाइल टेक्नोलॉजी ली है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन इस बात को एडमिट कर लिया पाकिस्तान नेशनल टीवी के ऊपर, पीटीवी के ऊपर। और जिसके बाद अभी वो इस चीज़ को से क्लियर हैं पाकिस्तानी कोर्ट की तरफ से। पहले वो हाउस अरेस्ट में थे लेकिन अभी वो फ्री सिटीजन्स हैं और उन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी भी बनाई है। अच्छा, फिर बात होती है कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कौन है, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार है इसका असल बानी कौन है। तो बुनियाद तो जो रखी है वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, नो डाउट। बहुत बड़ा स्टेप था। उन्होंने कहा था कि हम हर सूरत में ये हथियार जो है वो हासिल करेंगे, चाहे हमें घास भी खाना पड़े, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लागत आती है। तो उसके बाद ही इज़ द रियल हीरो, नो डाउट। उसके बाद ये था कि उनकी अपनी सियासत भी इसी के पीछे डूब गई, चूँकि पीएनए जो थी उस टाइम एक अलायंस थी 11-12 सियासी जमातों की, तो वो भी सीआईए फंडेड थी और उन्होंने जो है वो पूरी इनकी सियासत जो है डिस्टर्ब करके रख दी थी और एक कू के ज़रिए इन्हें जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जो टेस्ट किए उसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था। उसको वो चाहते तो ऐड लेकर, अमेरिकन और फॉरेन ऐड लेकर अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क के आला मुफाद में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए ये टेस्ट कर दिए। उसके बाद रोल आता है अब्दुल और डॉक्टर AQ खान का। अब्दुल ने इनिशियल जो है वो स्टडीज़, थ्योरेटिकल फाउंडेशंस जो है वो लैड की और स्टडीज़ इसके ऊपर की कि पाकिस्तान का जो एटमी हथियार है उसकी थ्योरेटिकल बेसिस क्या होंगी, उसको प्रूफ किया उन्होंने। उसके बाद AQ खान ने जो है वो सेंट्रीफ्यूजेस पे बहुत ज़्यादा काम किया, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर। तो ज़्यादातर काम मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए AQ खान का है। उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का रोल आता है जिसमें समर मुबारक का रोल है, जिसमें इग्निशंस या ट्रिगर्स वगैरह के लिए जो चीज़ चाहिए होती है यानी फाइनल टेस्टिंग के टाइम पर, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो एक पूरा होलसम ये एक एफ़र्ट है पाकिस्तान की तमाम सोसाइटी की और तमाम अक्रॉस द वर्क बोलते हैं कि तमाम इदारों ने इसके ऊपर काम किया और कोऑपरेट किया। तो और जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क का दिफा जो है वो अटूट है, इसको कोई चैलेंज नहीं है। और ये अच्छा है या बुरा है इस पे तो एक मिक्स सी बात है, यानी अगर हमारे पास ये हथियार ना होते तो कोई ना कोई जंग हो सकती थी, और अगर पाकिस्तान के पास ये हथियार ना होते तो हम कभी भी कारगिल की बार जो हमने एक बहुत बड़ा डेंजर या बोलें या ऐसे या मक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात थी कि वो हम कभी ना करते अगर ये हमारे पास हथियार ना होते। तो हमारी डिटेरेंस जो थी वो एक मेंटेन थी और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन था, तो तभी जो है वो हमने एक वार के लिए गए। तो ये था एक समरी पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेवलपमेंट या न्यूक्लियर वेपन्स की। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।